तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। एक है अध्ययन, अधन, अध्ययन और अध्ययन। आपको बताना कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो वर्तनी से सवाल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आपके यूपीपी की परीक्षा में भी सवाल पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी परीक्षा हो तो वर्तनी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको बताना कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो बच्चों, इसमें वर्तनी शुद्ध जो है वो सी वाले ऑप्शन में वर्तनी शुद्ध है, बाकी सभी में वर्तनी जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। चलिए आते हैं सवाल नंबर दूसरे। कह रहा है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। दूसरे में भी आपको ये बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पहला कह रहा है उत्तरदायी, दूसरा कह रहा है उत्तरदायी, तीसरा कह रहा है उत्तरदायी और चौथा कह रहा है उत्तरदायी। आपको ये बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी की। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो बच्चों, इसमें वर्तनी शुद्ध जो है वो बी है। उत्तरदायी लिखा जाता है, या पर ई लिखा जाता है, ई वाली मात्रा नहीं लिखी जाती है। तो विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3। कह रहा ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है। तो आपको ये बताना है कि ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्रहनग या ब्राह्मण। आपको ये बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो तीसरे वाले में आपको ये बताना है कि किसकी वर्तनी इसमें शुद्ध आपको लग रही है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है, ए, बी, सी या डी। तो आपको बताना है कि ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप जो है वो क्या होता है। तो बच्चों, ब्राह्मण शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप ब्राह्मण होता है, अर्थात विकल्प नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित या बिरहणी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है इसमें शुद्ध है। चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित या बिरहणी। तो कौन सा किसकी वर्तनी शुद्ध है, आपको ये बताना है चौथे में। तो बच्चों, चौथे में वर्तनी जो शुद्ध है वो विवर्त की शुद्ध है। चिन्ह की वर्तनी गलत लिखा हुआ है, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, ग्रहित नहीं होता। अबिरहिणी शब्द होता है, बिरहणी नहीं होता है। इसलिए बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये अनुग्रहित शब्द होता है ना, कैसे लिखते हैं देखिए, अनुगृहित ऐसे लिखा जाता है, ठीक। और इस पर मात्रा होती है। बिरहिणी शब्द होता है, क्या होता है, बिरहिणी शब्द होता है, बिरहणी नहीं होता है। चलिए सवाल नंबर चौथा, पांचवा। कर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको पांचवें में बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। आपको चार तरीके से पहला लिखा है ज्योति सना, दूसरा ज्योतो सना, तीसरा लिखा है ज्योत्सना और डी लिखा है ज्योत्सना। आपको ये बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो पांचवें में आपको ये बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें शुद्ध है, ए, बी, सी या डी की। तो बच्चों, इसमें पांचवें की वर्तनी जो है शुद्ध है। पांचवें प्रश्न में डी विकल्प जो है इसमें वर्तनी शुद्ध लिखा हुआ है, ज्योत्सना लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, ज्योत्सना लिखते हैं। इसलिए विकल्प डी जो है वो पांचवें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द अशुद्ध है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध लिखा है। कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता और अनुग्रहित। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वर्तनी जो है इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से तीन तो शुद्ध होंगे और एक जो है वो क्या होगा, वो अशुद्ध होगा। तो आपको छठवें में बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो बच्चों, इसमें उत्कर्षता शब्द नहीं होता है, उत्कर्ष शब्द होता है। क्या होता है, तो शब्द होता है, उत्कर्ष शब्द होता है, उत्कर्षता नहीं होता है। तो इसका मतलब कि विकल्प 3 जो है सी गलत लिखा हुआ है। चलिए सवाल नंबर सातवां। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सातवें में आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी है। दैदीयमान, देवीपमान, दैदीपमान और देदीप्यमान। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी सातवें में शुद्ध लिखी हुई है। तो सातवें में आपको वर्तनी किसकी शुद्ध लिखी हुई है। ए कह रहा है ददीप्यमान, बी कह रहा है देदीप्यमान, सी कह रहा है दैदीप्यमान और डी कह रहा है देदीप्यमान। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है इसमें से शुद्ध लिखा हुआ है। तो बच्चों, इसमें से जो शुद्ध लिखा है वो डी वाला विकल्प लिखा हुआ है,
ये इसमें शुद्ध लिखा है, बाकी सभी के सभी जो हैं अशुद्ध लिखे हैं। चलिए सवाल नंबर 8वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको 8वें में बताना है कि किसकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष या पौराणिक। तो आपको ये बताना है कि किसकी वर्तनी इसमें से अशुद्ध है। कौतूहल की वर्तनी अशुद्ध है, अनधिकार की वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है, निरपेक्ष की अशुद्ध है या पौराणिक की अशुद्ध है। तो आपको 8वें में बताना है कि किसकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। तो बच्चों 8वें में डी पौराणिक की वर्तनी अशुद्ध है, मात्रा छोटी की लगेगी, यहाँ बड़ी की मात्रा लिखी हुई है। चलिए सवाल नंबर 9 कह रहा है कि समानार्थी शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि समानार्थी शब्दों को अन्य किस नाम से जानते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी या विपरीत। तो आपको ये बताना है कि समानार्थी शब्दों को अन्य किस नाम से हम जानते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द या विपरीत। तो बच्चों समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा 9वें का। चलिए सवाल नंबर 10वां में देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से एक युग्म जो है वो विलोम शब्द है, उसका चयन करना है। ये कह रहा है संख्या, अंक, अच्छा बुरा, गंगा यमुना, सेब और अनार। आपको बताना है कि इसमें से एक युग्म कौन वो है जो विलोम है। तो संख्या अंक विलोम है, अच्छा बुरा है, गंगा यमुना है या सेब अनार है। तो बच्चों इसमें जो विलोम शब्द बनेगा वो कौन सा बन गया, वो बनेगा बी। बी जो है अच्छा बुरा ये विलोम शब्द युग्म है, बाकी विलोम शब्द युग्म नहीं है। संख्या और अंक एक ही होता है। चलिए सवाल नंबर 11 कह रहा है अर्थ के आधार पर सही शब्द युग्म चुनिए। तो आपको ये बताना है कि अर्थ के आधार पर सही शब्द युग्म कौन सा है। ए कह रहा है संज्ञा विलोम अनेकार्थी और रूढ़, बी कह रहा है यौगिक पर्यायवाची विलोम, सी कह रहा है विलोम एकार्थी अनेकार्थी पर्यायवाची और डी कह रहा है संकर देशज विदेशज और विलोम। तो आपको ये बताना है कि अर्थ के आधार पर सही युग्म इसमें से क्या बनेगा। तो बच्चों अर्थ के आधार पर सही युग्म बनेगा विलोम एकार्थी अनेकार्थी और पर्यायवाची। ये सभी अर्थ के आधार पर शब्द के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 में कह रहे अनेकार्थी शब्द कौन सा है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थी है। कनक, गंगा, सच और राम। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थी है। कनक, गंगा, सच और राम। तो बच्चों अनेकार्थी जो शब्द है वो कनक शब्द जो है, कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब धतूरा, कनक का मतलब गेहूं, तो ये अनेकार्थी शब्द है, बाकी अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ए कह रहा है नवग्रह, बी कह रहा है गांठकर, सी कह रहा है महात्मा और डी कह रहा है आमरण। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नवग्रह, गांठकर, महात्मा या आमरण। तो बताना है कि कौन इसमें जो है अव्ययी भाव का उदाहरण है। तो बच्चों आमरण जो है वो अव्ययी भाव समास का क्या है, उदाहरण है। कौन सा, आमरण। तो आमरण किसका उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का। चलिए सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि यथाशीघ्र शब्द समास बताइए। आपको ये बताना है कि यथाशीघ्र शब्द में समास क्या बनेगा। ए अव्ययी भाव, बी द्वंद, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष। तो आपको बताना है यथाशीघ्र मतलब जितना शीघ्र हो सके, जितना जल्दी हो सके। आपको बताना है कि इसमें समास क्या बनेगा, अव्ययी भाव बनेगा, द्वंद बनेगा, कर्मधारय बनेगा या तत्पुरुष बनेगा। तो बच्चों यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास बनेगा, विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 कह रहा है जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है। तो आपको जनतंत्र में समास बताना है को किस समास प्रकार के अंतर्गत आएगा। संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत या करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो आपको बताना है कि जनतंत्र शब्द जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के समास के अंतर्गत आएगा। तो अगर बच्चों जनतंत्र को अगर हम मान लीजिए इसको विग्रह करते हैं, क्या करेंगे विग्रह, तो क्या बनेगा ये जनतंत्र अर्थात जनता का तंत्र बन जाएगा। तो संबंध तत्पुरुष बनेगा, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा। जन का तंत्र या जनता का तंत्र कह सकते हैं। तो संबंध तत्पुरुष बनेगा 15 में। चलिए सवाल नंबर 16 में कह रहा है अष्टाध्यायी में समास बनेगा। आपको ये बताना है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, द्वंद है, द्विगु है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है। तो बच्चों अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, पहला पद संख्यावाची। तो कौन सा समास बनेगा,
तो बच पहला पद संख्यावाची जब होता है और दूसरा पद समूह या समाहार होता है तो द्विगु समास बनेगा। 16 का विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा समास बनेगा? द्विगु समास बनेगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कह रहा है कि अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। तो 17 में आपको उस विकल्प का चयन करना है जिसमें अशुद्ध पर्याय लिखा हुआ है, उसका चयन करना है। ए कह रहा है अरविंद, कंज और नलिन। बी कह रहा है आगार, विलय और धाम। सी कह रहा है दस्यु, मोशक, खनक। और डी कह रहा है पीयूष, सुधा और दृग। तो आपको बताना कि कौन सा ऐसा पर्याय समूह है जो इसमें से अशुद्ध है। ए विकल्प, बी, सी या डी। तो आपको अशुद्ध वाले विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। तो बच्चों अशुद्ध का जो विकल्प है वो डी विकल्प अशुद्ध है। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। कह रहा है कि मीमांसा का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको ये बताना है कि मीमांसा का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। ए कह रहा है स्वरूप, बी कह रहा है सुविज्ञता, सी कह रहा है समालोचना और डी कह रहा है निष्क्रिय। तो आपको मीमांसा का पर्यायवाची शब्द बताना है कि मीमांसा का पर्यायवाची क्या बनेगा। तो बच्चों मीमांसा का पर्यायवाची समालोचना बनेगा। तो विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा 18 में। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 में। कह रहे बिजली का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए कह रहा है चमक, बी सौदामिनी, सी प्रकाश और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आपको बताना है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। चमक, सौदामिनी, प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बिजली का पर्यायवाची बनेगा सौदामिनी, अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बच्चों बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ए कह रहा है रमा, बी कह रहा है इंदिरा, सी कमला और डी भारती। तो आपको बताना है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। ए रमा, बी इंदिरा, सी कमला और डी भारती। तो बताना है कि कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों लक्ष्मी का पर्यायवाची भारती नहीं है, यह सरस्वती का पर्यायवाची है। किसका है? सरस्वती का है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 में। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना कि कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ए कह रहा है वस्त्र, बी पट, सी वसन और डी कह रहा है वासन। आपको बताना कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या नहीं है। वस्त्र, पट, वसन और वासन। तो बच्चों 21 का उत्तर हो जाएगा वासन। वासन जो है ये कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वासन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निवास स्थान। क्या होता है? निवास होता है। तो कपड़ा का पर्यायवाची जो है वो वासन नहीं है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 में। सवाल नंबर 22 में कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको ये बताना है कि मेघ का पर्यायवाची कौन इसमें से नहीं है। पयोधर, जलधर, वारिधर और दामोदर। तो आपको बताना है कि कौन मेघ का पर्यायवाची इसमें नहीं है। तो मेघ का पर्यायवाची बताना है कौन नहीं है। पयोधर नहीं है, जलधर नहीं है, वारिधर नहीं है या दामोदर नहीं है। तो बच्चों इसमें दामोदर जो है ये पर्यायवाची जो है मेघ का नहीं है। बाकी सभी जो है मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए सवाल नंबर 23 में आते हैं। कह रहे यदा कदा के लिए सही युग्म का चयन करना है। आपको बताना है कि यदा कदा के लिए सही युग्म का चयन कौन सा होगा। ए कह रहा है जब तब, बी कह रहा है कब तब, सी कह रहा है जब तक कब, जब कब और डी कह रहा है कब जब। तो आपको बताना है कि जो युग्म लिखा है यदा कदा इसका सही अर्थ क्या होगा। तो 23 में आपको उत्तर बताना है क्या सही होगा। तो बच्चों 23 का उत्तर ए हो जाएगा। जब और तब होता है, यदा और कदा का अर्थ होता है। चलिए 24 में आते हैं। कह रहा नियत और नियत शब्द का सही अर्थभेद चयन करना है। किसका करना है? नियत और नियत का सही अर्थभेद चयन करना है। ए कह रहा है इरादा भाग्य, बी कह रहा है इरादा निश्चित, सी कह रहा है निश्चित इरादा और डी कह रहा है भाग्य और निश्चित। तो आपको बताना है कि नियत और नियत का सही अर्थभेद क्या बनेगा। तो 24 का उत्तर आपको देना है। तो बच्चों 24 का उत्तर हो जाएगा नियत माने निश्चित और नियत माने इरादा, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि अनुलंब और अनुलग्न इसका जो है आपको सही अर्थ चुनना है। ए कह रहा है ऊर्ध्वाकार समय के अनुसार, बी कह रहा है ऊपरी जुड़ा हुआ, सी कह रहा है अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ और डी कह रहा है लंबाई के अनुसार शुभकाल। तो आपको बताना है कि अनुलंब और अनुलग्न का अर्थ क्या होगा। तो बच्चों अनुलग्न का मतलब लंबाई के अनुसार होता है और अनुलग्न का मतलब क्या होता है? शुभ काल, अर्थात विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। सवाल नंबर 26 में क्या कह रहा है? कह रहा है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? ए कह रहा है जितेंद्र, बी कह रहा है अतीन्द्र, सी कह रहा है ऐन्द्रिक और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको हम क्या कहेंगे? तो बच्चों उसको कहा जाता है अतीन्द्रिय कहते हैं, अर्थात विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा 26 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 27 में। 27 नंबर सवाल में आपको कह रहा है कि वाक्यांश में और उनके प्रयुक्त शब्दों के युग्म का सही वाले का चयन करना है। मतलब 4 विकल्प दिए हैं और इसके आगे उसका एक शब्द लिखा है। आपको ये बताना है कि किस विकल्प में उत्तर सही है। पहला कह रहा है कि जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं। दूसरा कह रहे कि जो व्याकरण को जानता उसको व्याकरणीय कहेंगे, आंख से परे उसको प्रत्यक्ष कहेंगे और लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहेंगे। आपको बताना है कि किस विकल्प का उत्तर सही इसमें है, अर्थात कौन सा विकल्प जो है इसमें सही है। तो बच्चों 27 का विकल्प नंबर डी सही है, बाकी गलत है। जो स्त्री अभिनय कहती है उसको अभिनेत्री कहते हैं, जो व्याकरण को जानता हो उसको व्याकरण कहते हैं और आंख से परे परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष जो है वो नहीं होता है। चलिए सवाल नंबर 28 में कह रहा अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको बताना है किसमें अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का मतलब कि जहां जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा मैं पुस्तक पढ़ता हूं, बी कह रहा ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, सी कह रहा श्याम सोता है और डी कह रहा वो अपना सिर खुजलाता है। तो आपको ये बताना है कि जो है इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो बच्चों इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण सी हो जाएगा, श्याम सोता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर 28 आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रणर्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। आपको ये बताना है कि किसमें प्रणर्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। ए कह रहा है पिता उसे पढ़ाते हैं, बी कह रहा है राम नहीं पढ़ता है, सी कह रहा है वे अध्यापक से पढ़वाते हैं और डी कह रहा है कि अध्यापक परिश्रम कराते हैं। आपको बताना है कि किस वाक्य में प्रणर्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। ए पिता उसे पढ़ाते हैं, बी राम नहीं पढ़ता, सी ये अध्यापक वे अध्यापक से पढ़वाते हैं और डी अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो बच्चों इसमें बी विकल्प में प्रणर्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, राम नहीं पढ़ता है, इसमें प्रणर्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। राम आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है या उभयवाच्य है? तो आपको बताना है कि राम आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है। तो बच्चों राम आम खाता है, इसमें जो है कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है। किसका? कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 31। बच्चों ने खाना खाया, वाक्य में काल है। आपको बताना है कि बच्चों ने खाना खाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो 31 का उत्तर बताइए क्या होगा? बच्चों ने खाना खाया, इस वाक्य में काल कौन सा होगा? 31 का उत्तर तो बच्चों इसमें हो जाएगा सामान्य भूतकाल हो जाएगा। क्या होगा? सामान्य भूतकाल। चलिए बताइए, आपको सवाल बताना है 32 में कि श्याम ने मैं जीत लिया होगा, वाक्य में काल है। आपको बताना क्या है कि श्याम ने मैं जीत लिया होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या आसन्न भूतकाल। तो आपको बताना है कि किस भूतकाल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का या आसन्न भूतकाल का। तो बच्चों 32 का उत्तर हो जाएगा सी, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 33 में। युद्ध होता तो गोलियां चलती, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपको बताना है कि युद्ध होता तो गोलियां चलती, इस वाक्य में कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो आपको ये बताना है कि युद्ध होता तो गोलियां चलती, इस वाक्य में कौन सा काल का उदाहरण है? तो 33 का उत्तर बताना है। तो बच्चों ये उदाहरण है आसन्न भूतकाल का। किसका? आसन्न भूतकाल का। तो 33 का विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 34 की। कह रहा राम ऑफिस में काम करता होगा, इस वाक्य में काल बताइए। राम ऑफिस में काम करता होगा, इस वाक्य में काल आपको बताना है। आज्ञार्थक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संभाव्य वर्तमान।
तो आपको बताना है कि राम ऑफिस में काम करता होगा। इस वाक्य में काल आपको बताना है। तो 34 का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों इसको कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, अर्थात विकल्प बी जो है वो 34 का सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 35वां, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि इन वाक्यों में मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है। ए कह रहा है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। बी कह रहा है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। सी नेताजी भाषण देकर चले गए। और डी बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो 35 में आपको उत्तर बताना है। तो बच्चों 35 का उत्तर क्या होगा? तो 35 का उत्तर हो जाएगा बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।